अभय के डैड शिवानी के डैड से बात करते हैं और उन्हें इंडिया आने को कहते हैं। और जब वह 2 दिन बाद इंडिया आते हैं तो उन्हें सारी सच्चाई पता चलती है। तो वो बहुत दुखी होते हैं। वह अफसोस जताते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी ने इतना सब कुछ आपके साथ किया और उसके बावजूद भी आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना रहे हैं। उनकी इस बात को सुनकर हर्षिता जी भी कहती हैं कि गलतफहमी दोनों परिवारों में थी, इसलिए इसमें शिवानी का कोई दोष नहीं है। और फिर देखते ही देखते शिवानी और अभय की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। चारों तरफ खुशियों की बहार आ गई थी और दादी को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज उन्हें सारे संसार की खुशियां मिल गई हैं। और फिर वह दिन भी आया जब मंडप में शिवानी लाल चुनरी में सजी किसी दुआ की तरह बैठी थी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जिसमें उम्मीद की वह लौ टिमटिमा रही थी कि एक ना एक दिन अभय उससे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। अभय ने जैसे ही मंडप में कदम रखा तो शिवानी की नजरें उस पर जा टिकीं। एक पल को जैसे वक्त रुक गया। मंडप में दोनों आमने सामने बैठे थे। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अभय की निगाहें खामोश थीं। पर उनमें शिवानी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। शिवानी चुप थी, मगर दिल में अभय के प्यार की हलचल थी। और जब वरमाला का वक्त आया तो अभय ने जैसे ही माला उठाई तो शिवानी ने आंखें झुका लीं। और उसी पल एक मुस्कान की लकीर अभय के चेहरे पर तैर गई। वह अपने मन में खुद से कहता है, जितना खुश होना है हो लो। बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि ये शादी नहीं तुम्हारी बर्बादी है। शिवानी मन में कहती है, अभय तुम भले न देखो मुझे दिल से अभी, पर मेरी हर नजर तुम्हें बस हद से ज्यादा प्यार करेगी। 7 फेरे 7 वचन, सिंदूर और मंगलसूत्र की पवित्र रस्मों के साथ शिवानी हमेशा हमेशा के लिए अभय की हो गई थी। वह सबसे नजर बचाकर अपने मंगलसूत्र को अपने होठों से चूम लेती है और फिर खुशी के 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगते हैं, जिसे देखकर अभय मन ही मन शिवानी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगता है। फिर विदाई की रस्म के बाद वह दोनों सिंह मेंशन आ जाते हैं, जहां एक बार शिवानी का फिर से गृह प्रवेश करवाया जाता है। इस बार गृह प्रवेश करते समय शिवानी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। बेशक अभय चुपचाप खड़ा था, लेकिन शिवानी बहुत मन से एक एक रस्मों को निभा रही थी। और जब सारी रस्में हो गईं तो सरला उसे अभय के कमरे में ले आई। उसने एक नज़र कमरे पर डाली तो कमरा बहुत खूबसूरत सजा था। छत से नीचे लटकती सफेद आर्किड और गुलाब की लताओं से पूरा कमरा महक रहा है। बेड के चारों तरफ रेशमी ट्रांसपेरेंट पर्दे, जिस पर नन्ही नन्ही लाइट्स जगमगा रही हैं, और खुशबूदार कैंडल्स से कमरे का माहौल बहुत रोमांटिक था। सरला हल्के फुल्के हंसी मजाक के साथ उसे कमरे में छोड़कर चली गई थी और शिवानी धड़कते दिल के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए वह सोफे पर आकर बैठ गई थी। बेड फूलों से सजा था, इस वजह से उसे बेड पर बैठने में थोड़ी शर्म आ रही थी। वह यह जानती थी कि इस शादी में अभय को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उसे इस बात की उम्मीद थी कि शायद आज की रात अभय उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। वह अभय के बारे में सोच रही थी कि तभी उसने दरवाजे से आते हुए अभय को देखा। तो उसका दिल इस उम्मीद में और भी ज्यादा धड़कने लगा कि शायद अभय सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को एक मौका दे। शिवानी ने जैसे ही उसे देखा तो वह सोफे से उठकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा लॉक किया और अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए वह बेड के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली और फिर शिवानी की तरफ देखा तो शिवानी की मांग में पड़ा सिंदूर और गले में चमकते मंगलसूत्र को देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, शिवानी, किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है।
मैंने वैशाली से वादा किया था कि मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ तुम्हारी मांग में सजेगा, लेकिन देखो, किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि मेरा वादा टूट गया और वो सिंदूर और मंगलसूत्र जिस पर वैशाली का हक था, वो तुम्हें खैरात में मिल गया। और फिर वो तंज कसते हुए बोला, अब अगर खैरात मिल ही गई है, तो इसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखना, क्योंकि अब इसके सिवा तुम्हें मुझसे और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ वैशाली के लिए थी और उसी के लिए रहेगी। बेशक तुम इस घर की बहू बन गई हो, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं बन पाओगी। इतना कहते हुए उसने बेड पर बिछे गुलाब के फूलों को उठाकर फेंक दिया और बेड के चारों तरफ लगे ट्रांसपेरेंट पर्दों को खींचकर वहां से हटा दिया और सारी डेकोरेशन को तहस नहस करके बहुत आराम से बेड पर लेट गया। उधर शिवानी चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके खुद से ही मन में कहने लगी, जानती थी कि अब आगे का सफर थोड़ा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल होगा ये नहीं पता था। वह यह सोच ही रही थी कि तभी अभय टॉन्ट मारते हुए बोला, क्या हुआ? अरमानों पर पानी फिर गया या फिर जैसा सोचा था वैसा मन मुताबिक नहीं हुआ? शिवानी हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेम वर्ड सेम डायलॉग थे। वह बेड से उठकर उसके पास आ गया और कहने लगा, तुम्हारी कहने का मतलब है कि तुम जानती थी कि मैं यह सब कहने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वह गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? शिवानी थोड़ा उसके नजदीक आ गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी बीवी बनना चाहती थी, आपको हर पल हर लम्हा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। और वह भी इतना ही बोली थी कि अभय एक कदम पीछे हटते हुए बोला, मेरे करीब भी मत आना, दूर से मुझसे बात करो। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मुझे देखकर तुम्हारा दिल तुम्हारा ना रहे और बरसों से सोए हुए जज्बात मुझे देखकर मचलने न लगें, इसलिए कह रहे हो कि दूर रहकर बात करो। अभय गुस्सा करते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस! क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बातें करके तुम मुझे दीवाना बना लोगी? वह मुंह बनाते हुए बोली, अब तो पति बन गए हो, अब क्या दीवाना बनाऊंगी? इतना कहते हुए वो अपनी सारी ज्वेलरी एक एक करके उतारने लगी, तो अभय उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मेरे सामने ज्वेलरी उतारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अब क्या करें? जिसे उतारना चाहिए था, उसे लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। इतना कहते हुए वो अपने लहंगे की चुनरी को सर से हटाते हुए जब चुनरी में लगे एक एक पिन को हटाती है, तो अभय भागता हुआ उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब क्या तुम मेरे सामने ज्वेलरी की तरह कपड़े भी उतारोगी? शिवानी को अब इस लड़ाई में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए वह थोड़ा नाटक करते हुए बोली, हाँ, इसमें गलत क्या है? अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों आएगी शर्म, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो और पति से कौन शर्माता है? उसकी बातें सुनकर अभय सन्न रह गया था। वह आंखें फाड़े एकटक शिवानी को देख रहा था और शिवानी मजा लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर शर्म आ रही है तो तुम उधर का मुंह कर लो, मैं इधर खड़ी होकर कपड़े बदल लेती हूँ। अभय उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए बोला, बेशर्म लड़की, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि तुम वैशाली की बहन हो। उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे थे और तुम्हारे अंदर बेशर्मी कूट कूट कर भरी है। अगर उस समय मेरी वैशाली से शादी हो गई होती तो तुम रिश्ते में मेरी। वह इतना कहते कहते चुप हो गया था, तो वैशाली उदास लहजे में बोली, जो रिश्ते बने ही नहीं, उन रिश्तों को क्या याद करना? अभय उसका हाथ छोड़ देता है, तो शिवानी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जानती हूँ कि आपके दिल में
मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। पर देखना बहुत जल्द आप मुझसे वैसे ही प्यार करोगे जैसे कि वैशाली दी को करते थे। नामुमकिन है ये, तुम वैशाली की जगह कभी नहीं ले सकती। इतना कहते हुए वह बालकनी में आकर खड़ा हो गया था। उधर शिवानी कपड़े चेंज करके बेड पर आकर लेट गई थी। अभय जब कमरे में आया तो उसे बेड पर लेटे देखकर एक बार फिर वह गुस्सा करते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सोऊंगा। क्यों? उस दिन तो मुझे बुलाकर लाए थे और मुझे बेड पर सोने भी दिया था। देखो, उस दिन की बात कुछ और थी। शिवानी कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा, आज शादी हो गई है, इसलिए डर लग रहा है कि कहीं। वो गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, तुम कितनी फालतू की बकवास करती हो। वैसे इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम जिस एज में हो, उस एज की लड़कियां अक्सर ख्यालों की दुनिया में खोई रहती हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। जरा बताओ ना, इस एज में लड़कियां और क्या करती हैं? अभय को जब महसूस हुआ कि वह उसकी खिंचाई कर रही है, तो वह उसे घूरते हुए बोला, इस एज की लड़कियां बहुत बदतमीज होती हैं। वो दूसरे की जिंदगी को हेल बनाती हैं। इतना कहते हुए वह जैसे ही बेड पर लेटता है, तो शिवानी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या आप भी यहीं लेटेंगे? हाँ, बिल्कुल। मेरा बेड, मेरा कमरा, मैं क्यों इधर-उधर जाऊं? तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जाओ। वह अपनी हंसी छुपाते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भला मुझे अपने पति परमेश्वर के साथ लेटने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वह तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि कहीं नींद में मैं आपके करीब आ गई तो रात में ही लड़ाई मत शुरू कर देना। क्योंकि आप, खबरदार, तुम मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं तुम्हें निकाल कर सिंह मेंशन से बाहर कर दूंगा। वह बहुत शरारती अंदाज में बोली, मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके करीब ना आऊं। वह एक राहत भरी सांस लेते हुए जैसे ही लेटने चला, तो शिवानी बोली, पर अगर यह कोशिश नाकाम हो गई तो देखो, दोष मुझे मत देना। यह कहते हुए वह करवट बदलकर लेट गई थी और अभय उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कह रहा था कि भगवान, इस छोटी मक्कार और जालसाज लड़की को मेरी ही किस्मत में क्यों लिखा था? दुनिया में इतनी सारी लड़कियां थीं, किसी भी लड़की से शादी करवा देते, पर इसे मेरी बीवी बनाकर मेरे घर में क्यों पहुंचा दिया? कुछ दिनों के लिए शांत हुई थी, अब दोबारा से इसका तांडव फिर शुरू हो गया। और फिर न जाने वह कितनी देर तक उसे घूर घूर कर देखता रहा। और शिवानी चादर के अंदर अपना मुंह किए मुस्कुराते हुए खुद से ही कह रही थी, अभय, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम्हें देखा तो ना जाने क्यों मन किया कि मैं तुमसे बात करूं। अब भले चाहे वह बातें प्यार भरी ना होकर नोक झोंक वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम मुझसे बात तो करते हो, प्यार से ना सही, गुस्से से ही सही। और मुझे यकीन है कि गुस्सा करते करते एक दिन तुम्हें मुझ पर बहुत प्यार आएगा और उस दिन तुम सब कुछ भूलकर मेरे पास आ जाओगे। उधर अभय को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं शिवानी उसके पास ना आ जाए, इसलिए वो जानबूझकर जाग रहा था। अगली सुबह जब शिवानी की आंख खुली, तो अभय बेड के बीचों बीच में लेटा हुआ था। उसका एक हाथ शिवानी के बिल्कुल पास था। अभय को परेशान करने के लिए शिवानी ने धीरे से अभय का हाथ उठाया और अपने पेट पर रख लिया और धीरे से उसके थोड़ा करीब जाकर लेट गई और उसे चिढ़ाने के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और फिर मुस्कुराते हुए खुद से ही कहती है, पतिदेव, आज देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगी। वह जल्दी से उठती है और सावर लेने चली जाती है और फिर रेड कलर की साड़ी पहनकर वह खुद को बहुत अच्छे से रेडी करती है। वह जैसे ही अपनी मांग में सिंदूर लगाती है कि तभी अभय की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी मांग में सिंदूर लगाते देख उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान बिखर जाती है।
वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के जैसी लग रही थी। वह कुछ देर तक एकटक शिवानी को देखता रहता है और फिर अपने मन में ही कहता है, तुम इस रेड कलर में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि कोई परी आसमान से उतरकर मेरे कमरे में आ गई है। शिवानी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो बेड पर उसे बैठे हुए देखकर वह पहले तो थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन अगले ही पल वह कुछ सोचती है और फिर हल्का सा गुस्सा करते हुए उसके पास जाती है और कहती है, आपको रात में क्या हो गया था? कैसी अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे थे? सोने से पहले तो हमें खबरदार कर रहे थे कि मेरे करीब मत आना और रात ना जाने क्यों तुम मेरे बहुत करीब आ रहे थे। आपको पता है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। अभय जल्दी से उठा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी ये बेबुनियाद बातों पर भरोसा करूंगा? इससे पहले भी तुमने ऐसी बातें करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, पर इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। शिवानी अपने फोन की गैलरी ओपन करते हुए उसके सामने एक एक फोटो खोलकर दिखाते हुए कहती है, पतिदेव, देखो इन फोटो को और अच्छी तरह से पहचान लो कि ये कौन है। और फिर बहुत उदास होते हुए बोली, मैं जानती थी कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने आपका हाथ बाद में हटाया। पहले धड़ाधड़ फोटो खींच ली ताकि अपनी बात को तुम्हारे सामने प्रूव कर सकूं। अभय ने झट से उसका मोबाइल छीन लिया और एक एक फोटो देखते हुए बोला, ये सारी फोटो एडिट की हुई हैं, जैसे तुमने कोर्ट मैरिज के पेपर एडिट करवा कर लाई थी, वैसे ही यह फोटो भी एडिट की हुई हैं। ये सारी फोटो मेरे कैमरे से ली हुई हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब जब भी तुम किसी से कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारी यह सारी फोटो दिखा दूंगी और कहूंगी कि देखो, रात में यह कैसे फेविकोल की तरह मुझसे चिपकते हैं और दिन के उजाले में कहते हैं कि मैं प्यार नहीं करता। अभय वो सारी फोटो बहुत ध्यान से देखता है और फिर जल्दी से वो फोटो डिलीट कर देता है और आराम से लेटते हुए कहता है, बेचारी शिवानी दीवानी चली थी मुझे बदनाम करने, अब क्या दिखाओगी, क्योंकि तुम्हारे सबूत की तो मैंने धज्जियां उड़ा दी। वो उसके पास ही बेड पर बैठ जाती है और धीरे से कहती है, पतिदेव, ये मेरे पहले मिलन की पहली तस्वीरें थीं, इसलिए मैंने इन्हें एक नहीं, चार जगह सेव की हैं। इतना कहते हुए जैसे ही वह उठने लगी तो अभय उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ इस तरह से खींचता है कि वह सीधा ही बेड पर गिर जाती है। वह उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, मेरा पीछा छोड़ने का तुम क्या लोगी? तुम दे नहीं पाओगे। तुम बस नाम बताओ, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे अभय सिंह तुम्हें दे ना सके। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी डिमांड सुनकर तुम तिलमिला जाओ और कुर्राते हुए बोलो, क्या बकवास कर रही हो? और अगर मैंने तुम्हारी मांगी हुई चीज तुम्हें दे दी तो तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ, प्रॉमिस करती हूँ, जो मैं तुमसे मांग रही हूँ वह चीज अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। अभय खुश होते हुए बोला, ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वह चिढ़ते हुए बोला, हर जगह साथ चलने का वादा तो नहीं करूँगा, पर हाँ, एक जगह मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा। शिवानी खुश होते हुए बोली, कौन सी जगह? पागलखाने, क्योंकि जिस तरह की तुम बातें कर रही हो, वह बातें बहुत जल्द ही तुम्हें पागलखाने की तरफ ले जाएंगी। प्यारे पतिदेव, मैं तो वहां भी चलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम साथ रहो। अभय उसकी बात पर छल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अगर आज के बाद तुमने मुझे प्यारे पतिदेव कहा। पहले माय डियर हस्बैंड कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही थी और अब प्यारे पतिदेव। वह उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, दोनों का लगभग सेम ही मतलब होता है। अब तुम्हें क्या सुनना पसंद है वह भी बता दो।
अभय खिसियाते हुए वहां से चला जाता है और शिवानी हंसते हुए खुद से ही कहती है, अभय, मुझे तुम्हें परेशान करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। और जब तुम मुझ पर गुस्सा करते हो तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। थोड़ी देर में अभय ऑफिस चला गया था और अभय के जाते ही शिवानी शाम होने का इंतजार करने लगी थी। वह उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसे एक पल की दूरी भी अब बर्दाश्त नहीं होती थी। पूरा दिन तो उसने दादी और हर्षिता जी के साथ बिताया, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी तो उसकी नजरें दरवाजे पर ही टिक गईं और तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। वह भागते हुए अपने कमरे में जाती है और पूरे कमरे को एकदम रोमांटिक अंदाज में सजाती है। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां, बेड पर सॉफ्ट लाल कुशन, पर्दे में हल्की सी चमक और कमरे की लाइटिंग इतनी सॉफ्ट कि जैसे कोई ख्वाब देखने आ गया हो। उसने म्यूजिक सिस्टम में एक गाना, बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा, प्ले कर दिया था। गाना पूरे कमरे में धीमे सुरों में फैलने लगा, जैसे कोई छुपा इश्क खुद चलकर बाहर आ गया हो। सब कुछ सेट करके शिवानी मुस्कुराई और अपने काम पर खुद ही फिदा होकर बोली, अब देखते हैं मिस्टर अभय सिंह, मेरे प्यार को कब तक अनदेखा करोगे। वह मुस्कुराते हुए चुपचाप कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद अभय कमरे में आता है और अंदर कदम रखते ही वो रुक जाता है। एक बार छत की तरफ देखता है, फिर बेड की तरफ, फिर खुद को ही देखता है, जैसे पूछ रहा हो, कहीं मैं गलती से हनीमून स्वीट में तो नहीं घुस गया। गाने की धुन कान में पड़ती है, बाहों में चले आ गाना तो उसका भी फेवरेट था, इसलिए जब वह गाने को सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बिखर जाती है। लेकिन अगले ही पल बेड को सजा हुआ देखकर अभय की पेशानी सिकुड़ जाती है और फिर वो शिवानी का नाम लेकर ऐसे चिल्लाता है जैसे उसके तकिए में किसी ने कांटे भर दिए हों। शिवानी भागती हुई कमरे में आती है, सांसें उखड़ी हुई, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में थोड़ा सा सस्पेंस लिए। वह खुश होकर कहती है, वाह अभय, ये सब तुमने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। अभय गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, झूठ बोलना बंद करो शिवानी, ये सब मैंने नहीं तुमने किया है। शिवानी धीरे से थोड़े उदास लहजे में कहती है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे देखते ही तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है और मेरी बात सुनकर तुम्हारी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। तो फिर अब तुम ही बताओ, इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूंगी। अभय गाना बंद करके लाइट्स ऑन करता है, लेकिन कमरा अब भी गुलाब और रोमांस की खुशबू से भरा है। वो बेड पर बैठता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, इस लड़की के दिमाग में फूल नहीं, पटाखे भरे हुए हैं, हर दिन नई स्कीम। तभी उसकी नजर बेड के ऊपर रखे एक कुशन पर पड़ती है जिसमें लिखा है, आई लव मिस्टर मोडी सिंह। वो मन में कहता है, ये मोडी सिंह कौन है, कहीं यह मुझे ही तो नहीं बोल रही। यह सोचकर थोड़ी देर बाद अभय कमरे से बाहर आता है और शिवानी का हाथ पकड़ते हुए तेज आवाज में कहता है, देखो, तुम ये फिल्मी हरकतें करना बंद करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड जरूर हूँ, पर इस वक्त मेरा हीरो बनने का कोई मूड नहीं है। शिवानी शरारती मुस्कान के साथ कहती है, ओ, मेरे हस्बैंड ने आज पहली बार खुद को मेरा हस्बैंड माना है। ब्रेकिंग न्यूज, चलो, कम से कम ये तो कबूल हुआ कि आप मेरे हैं। अभय खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, समझी। और ये रोमांटिक सेटअप दोबारा लगाया तो मैं कमरे में सीसीटीवी लगवा दूंगा। फिर जो कमरे में मटक मटक कर कपड़े चेंज करती हो, वो सारी हरकतें कमरे में दिखाई देंगी। शिवानी हंसते हुए कहती है, सीसीटीवी लगा लो, पर जो दिल की स्क्रीन पर चल रहा है वो कैमरे में नहीं आएगा। और दिल की स्क्रीन में देखने के लिए
तुम्हें मेरे बहुत करीब आना होगा, इतना करीब जहाँ फिर कोई दूरी ही ना रहे। इतना कहते कहते शिवानी उसके सच में बहुत करीब आ गई थी। शिवानी की बात सुनकर उसका दिल धड़का था और निगाहें बस शिवानी के चेहरे का ही दीदार कर रही थीं। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो उसकी कजरारी आंखें उससे प्यार की याचना कर रही हैं और उसके गुलाबी होंठ उससे कह रहे हैं कि पिया, अब बस घटा बनकर मुझ पर ऐसे बरस जाओ कि फिर कोई सावन सूखा न लौट जाए। वह अभी भी शिवानी की आंखों में देख रहा था। तभी शिवानी का फोन बजने लगा और उसने अपनी कॉलर ट्यून में भी यही गाना लगा रखा था कि बाहों में चले आ मुझसे सनम क्या पर्दा। और जैसे ही अभय ने यह गाना दोबारा सुना तो वह फिर गुस्सा करते हुए बोला, तुमने अपने फोन में भी यह कॉलर ट्यून लगा रखी है। अगर यह गाना मॉम डैड या फिर दादी के सामने बज गया तो वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दादी, मॉम या डैड मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचें, पर मैंने डिसाइड किया है कि जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे ही रोमांटिक गाने लगाती रहूंगी। मैंने तो कल के लिए कॉलर ट्यून भी सोच ली है। अच्छा, अब कल कौन सा तुम गाना लगाओगी? वह गाते हुए बताती है, मुझे एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। या तो मैं यह गाना लगाऊंगी, वह अंगड़ाई लेते हुए कहती है, या फिर ये वाला गाना, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। ये वाला गाना लगाकर मैं पूरे घर के लोगों को बताऊंगी कि तुम मुझे अपने से दूर रखते हो। इतना कहते हुए वह जब कमरे से चली गई तो अभय अपना सर पकड़े हुए वहीं सोफे पर बैठते हुए कह रहा था, मॉम, आपने मुझे किसके पल्ले बांध दिया? ये लड़की है या फिर सिर दर्द? कहाँ तो मैंने सोचा था कि मैं इसे इतना परेशान करूंगा कि यह खुद ब खुद इस रिश्ते को तोड़ देगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि यह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है जिसे मैं परेशान करूंगा और वह परेशान होकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। अगर मैंने इसे 1% भी परेशान किया तो यह बदले में मुझे कितना प्रताड़ित करेगी, या मैं सोच भी नहीं सकता। उधर शिवानी दरवाजे से बाहर खड़ी अभय की बातें सुन रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, सॉरी यार, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाओ और मूव ऑन करो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मॉम डैड तुम्हें लेकर कितने ज्यादा परेशान रहते हैं। वह दोनों तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम पहले वाले अभय बन जाओ जो हंसते मुस्कुराते अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। दिन बीतने लगे थे और धीरे धीरे पूरा 1 महीना हो गया था। लेकिन इस पूरे 1 महीने में ऐसी एक भी रात एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था कि जब शिवानी ने अभय के साथ कोई शरारत न की हो। अभय को भी अब धीरे धीरे उसकी शरारतों की आदत पड़ती जा रही थी। शुरू शुरू में तो वह बहुत गुस्सा करता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसका गुस्सा कम होने लगा था। यह शिवानी की शरारतों का ही असर था कि अभय उसकी बातों पर कभी-कभी मुस्कुरा भी देता था। शिवानी उसकी मुस्कुराने की वजह तो बन गई थी, लेकिन वो अभी तक अभय को अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं करा पाई थी। और फिर एक दिन दादी की तबीयत जब खराब होती है और सरला भी दादी की देखभाल के लिए घर में नहीं होती है, जिस वजह से वह दादी के कमरे में ही लेटने का फैसला करती है। उधर अभय जब घड़ी देखता है तो घड़ी में 10 बज रहा होता है। वह खुद से ही कहता है, आज तो 10 बज गए और अभी तक ड्रामेबाज कमरे में नहीं आई। फिर वह उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रामेबाज आज अपना कमरा ही भूल गई, क्योंकि पागलपंती करने में वह नंबर 1 पर है। वह बहुत बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा होता है, लेकिन शिवानी तो आराम से दादी के कमरे में लेटी होती है। धीरे-धीरे 11 भी बज जाता है, लेकिन शिवानी कमरे में नहीं आती है।
वह बेचैनी से करवट लेते हुए शिवानी के साइड लेट जाता है और खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, अच्छा ही हुआ कि वह आज कमरे में नहीं है। आज पूरे 2 महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह मेरा कमरा है, वरना मुझे तो यही फील होता था कि मैं किसी दूसरे के कमरे में रह रहा हूँ। वह खुश होते हुए अपनी आंखें बंद करता है तो उसे शिवानी की बातें याद आने लगती हैं। तो वह खुद से ही कहता है, क्यों याद आ रही है वो मुझे? वो हंसी, वो बहस, वो ड्रामेबाजी सब झूठ लगती थी। उसकी बातों पर कितना गुस्सा आता था मुझे, पर आज मैं उसकी वही बातें क्यों मिस कर रहा हूँ? वह इधर उधर करवटें बदलते हुए कहता है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुझे अकेले में अपने कमरे में अच्छा ना लग रहा हो। वह बालकनी में जाकर खड़ा होता है तो उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह कुछ सोचता है और फिर सीधा दादी के कमरे की तरफ तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि दादी तो सो चुकी हैं, पर शिवानी अपने फोन में बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कुछ देख रही है। उसे मुस्कुराते देखकर वह खुद से ही कहता है, देखो कितनी बड़ी मक्कार है। वहां मुझे नींद नहीं आ रही और यहाँ यह मुस्कुरा मुस्कुरा कर फोन देख रही है। मन तो कर रहा है कि इस अमेरिकन को अभी का अभी सिंह मेंशन से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि दादी और मॉम की ये सबसे बड़ी चमची है। वह कमरे में जाता है और शिवानी से कहता है, तुम यहाँ दादी की देखभाल के लिए आई थी या फिर फोन चलाने के लिए? वह अपने ओठों पर उंगली रखते हुए अभय को चुप रहने का इशारा करती है और फिर अभय को एक मैसेज टाइप करती है और फिर इशारे में ही कहती है कि मैसेज खोल कर देखो। अभय मैसेज पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, तुम मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आ गए? फोन में मैं हस्बैंड वाइफ के वो प्यार भरे रोमांटिक पल देख रही थी। बाय गॉड, क्या गजब के सीन है। एक एक सीन को देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। या टाइप करते हुए उसने नीचे स्माइल की ढेर सारी इमोजी भी बनाई थी। अभय ने जैसे ही मैसेज पढ़ा तो वो सन्न रह गया। वह एकटक शिवानी को देखने लगा तो शिवानी ने दोबारा मैसेज किया, पति देव, इस तरह से घूर घूर कर मत देखो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो यह सब नहीं देख सकती। अभय गुस्से से उसका फोन छीन लेता है और दबी दबी आवाज में कहता है, मुझे अब पता चला कि ये सारी खुराफात तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शिवानी अपनी इन उल जुलूल हरकतों से या फिर अपनी अटपटी बातों से अभय का दिल जीत पाएगी? उसके दिल में वही मोहब्बत जगा पाएगी जो मोहब्बत वैशाली के लिए थी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में।